कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं जल्दी-जल्दी। इसमें अपने पास कहता है कि फ्रैक्चर हो अच्छा कहता है अगर फ्रैक्चर हो सैक्रम का और इस्कियम का तो आपको पता है उसके बिल्कुल आगे रेक्टम पड़ी होती है तो वो उसका डैमेज होगा। एक फादर ने अपने बच्चे को कलाई से पकड़ा और उसे घुमाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके ना जो लेफ्ट हैंड पे जहाँ से पकड़ा था वहाँ दर्द होने शुरू हो गई और सेमी प्रोन पोज़ीशन में बच्चे के अब उसने अपना बैठा हुआ है पकड़ के। तो उसका कहाँ डैमेज हुआ है तो एल्बो फ्रैक्चर सही है, सेमी प्रोन एल्बो फ्रैक्चर। तो यहाँ पे ना अपने पास रेडियो अल्नर जॉइंट है। असल में इसी जॉइंट पे डिस्टल और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पे हमारी ये ऐसी मूवमेंट होती है सुपनेशन प्रोनेशन। तो इसका वही मसला बना है जिसकी वजह से ये सेमी प्रोन पोजीशन में अपने ना पकड़ के बैठा हुआ है। और इसमें अपने हम देखेंगे कि फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल हुआ है और अब वो ना एबडक्ट नहीं कर सकता। ये हम लोगों को पता है अपर लिम्ब में हमने देखा कि जो 15 टू 90 डिग्री जो कराते हैं ना एबडक्शन वो कराते हैं डेल्टोइड। तो वो उसकी डैमेज होने की वजह से एबडक्शन नहीं हो रही क्लेविकल सही है एक्सिलरी आर्टरी डैमेज होने की वजह से। और वो कहते हैं फ्रैक्चर ऑफ सब ओसिपिटल में ये हम लोगों ने न्यूरो में देखा था। यहाँ सब ओसिपिटल में एक ट्रायंगल होती है सब उधर वर्टिब्रल आर्टरी हॉरिजॉन्टली गुजर रही होती है। तो वो उसने पूछा कि अगर फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस हो मतलब जो भी इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं तो सबसे सबसे पहले आप उसे आईवी फ्लूइड्स दोगे। और एक एक और लिम्ब स्वेलिंग है, पहले फ्रैक्चर हुआ था अब लिम्ब की स्वेलिंग है तो डीवीटी डेवलप हो गया है। अगर सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर डिसलोकेशन हो तो आइलियम और इस्कियम होती है, थोरैक्स में पड़ा था। मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स है, पहले वॉल्यूम रिप्लेस करो। फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक आउटलेट है तो एसिटेबुलम डैमेज नहीं होगा। सही है, इनलेट आउटलेट हमने देखे हुए हैं तो उसमें एसिटेबुलम डैमेज नहीं होगा आउटलेट में। सिंपल से एमसीक्यूज हैं। अगर किसी बच्चा कास्ट यूज़ करता है उसके बाद अब उसकी कास्ट मूव करने पे मसल्स वीक हुआ हुआ है, मसल मास कम है तो ये डिसयूज एट्रोफी है और इसमें डिक्रीज एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ये होती है। अब हम लोग ये रीनल आर्टरीज देख लेते हैं जल्दी से। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले आती है रीनल आर्टरीज। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरीज देती है। एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरीज जो है उसको डिस्कस करते हैं तो वो बनाएगी पहले इंटर लोबार आर्टरीज। ये जो है ना ये देखें ये है रीनल कॉलम, ये है रीनल कॉलम और ये है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो है ना कलेक्टिंग डक्ट्स होती है यहाँ, ये कलेक्टिंग डक्ट्स होने की वजह से ये नजर आता है और ये रीनल कॉलम है। तो वो पूछता है कि रीनल रीनल कॉलम के अंदर कौन सी आर्टरीज रन करती है तो इंटरलोबार आर्टरीज। सही है, सेगमेंटल आर्टरीज आई उनकी ब्रांचेज आई इंटरलोबार आर्टरीज जो यहाँ रन करेगी इसके अंदर। इंटरलोबार आर्टरीज फिर देती है आर्कुएट आर्टरीज। आप देखो ये किस तरह आर्क बना रही है ना, आर्कुएट आर्टरीज देती हैं। इन आर्कुएट आर्टरीज से निकलती है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। सही है, पहले लोबार आर्टरीज फिर आर्कुएट आर्टरीज फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। आप देख सकते हो पहले पहले लोबार आर्टरीज फिर आर्कुएट आर्टरीज फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज और यही इंटरलोब्यूलर आर्टरीज भी कैप्सूल को सप्लाई करती हैं। सही है, ये एमसीक्यूज हैं कुछ। और इसके अलावा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। उसने कहा कि अगर रीनल कॉलम में क्या होता है इंटरलोबार आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी है, फिर सेगमेंटल आर्टरी होगी, एक एंटीरियर होती है सेगमेंटल आर्टरी और एक पोस्टीरियर नहीं सॉरी सेगमेंटल आर्टरीज ये नहीं होती, सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं ये जो सब डिवीजन है ना एंटीरियर एंटीरियर जो ब्रांच है रेटिनल आर्टरी की, इसमें ये सेगमेंटल आर्टरीज है जो बड़ी बड़ी है, ये सेगमेंटल आर्टरीज है। फिर ये आगे जाके इंटरलोबार आर्टरीज रहती है। अच्छा सेगमेंटल आर्टरीज होंगी और सेगमेंटल आर्टरी के बाद इंटरलोबार फिर आर्कुएट फिर इंटरलोब्यूलर और फिर इसके बाद एफरेंट आर्टरियोल ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टरियोल वेसा रेक्टा वीनस आउटफ्लो। ये तो हमें ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर से पता है। कहते हैं क्या तरतीब होती है, ये तरतीब होती है मेडुलरी रेज में क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। ये जो मेडुलरी रेज है ना इसमें कलेक्टिंग डक्ट्स की वजह से बनती है। और रीनल आर्टरी जो कौन सी है जो कि ग्लोमेरुलस बनाती है वो एफरेंट है। एफरेंट से पहले इंटरलोबार है, लोब्यूलर है, इंटरलोब्यूलर है। रीनल कॉलम के अंदर इंटरलोबार आर्टरीज रन करती है। रीनल पायरामिड्स के दरमियान रीनल कॉलम्स होते हैं। आई गेस यही पूछा है, जी हाँ यही पूछा है। फिर कहता है कि कैप्सूल ऑफ किडनी को इंटरलोब्यूलर आर्टरी सप्लाई करती है। रीनल कॉलम के अंदर इंटरलोबार आर्टरीज होती है।
यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको कुछ मज़ीद तस्वीरें दिखाता हूँ। इसमें आप देखें कि ये अपने पास ब्लैडर है, ये प्रोस्टेट है। जो ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस होती है और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, यहाँ पे तो पेरिटोनियम आ रही होती है, लेकिन जो उसकी लैटरल सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है, ये रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब इस पे पेरिटोनियल कवर नहीं करती, सही है? इसको ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है। और आप मज़ीद देखो तो ये एक फेशिया होता है, ये वाला फेशिया, ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये मार्क किया हुआ है इसने, ठीक है? इसको रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया भी कहते हैं, डिनोन व्हीलर्स फेशिया भी कहते हैं। ये रेक्टम से प्रोस्टेट को और ब्लैडर को अलग करते हैं। तो इसके मतलब कई सवाल पूछे हैं और हमें याद है हमने एक एमसीक्यू देखा था जिसमें उसने कहा था अगर कोकिस को और सैक्रम का हुआ है मसला तो फिर रेक्टम टेयर होगी, क्योंकि बिल्कुल साथ पड़ी है। ये बात आपने याद रखनी है। बाकी भी तस्वीरें देख लेते हैं। अच्छा, एक एमसीक्यू ये पूछता है कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास ये क्लोका होता है, इसके अंदर है ना ये क्लोका होता है और ये ना लाइक सेम ही होता है, रेक्टम और जो यूरोजेनिटल है ना ट्रैक्ट, उसकी एक सेम ही एक कैविटी होती है। फिर यहाँ से ना यूरोरेक्टल एक सेप्टम आता है, ये देखें यहाँ से देखें, ये यूरोसेक्टम यूरोरेक्टल सेप्टम आता है, वो डिफरेंशिएट करता है इसको यूरोजेनिटल साइनस के अंदर और रेक्टम के अंदर, एनल कैनाल के अंदर, सही है? तो ये एक एमसीक्यू उसने पूछा हुआ था। और आपको जो जेनिटल ट्रायंगल के मतलब कई बातें पूछता है, ये देखें, ये अपने पास अगर हम लोग इसकेल ट्यूबरोसिस से एक लाइन खींचे तो ये आगे ना ये एक ट्रायंगल बनती है जिसको हम कहेंगे यूरोजेनिटल ट्रायंगल, और एक पीछे ट्रायंगल बनेगी ऐसे ही इसे कहेंगे एनल ट्रायंगल। सही है, ये बात आपने याद रखनी है। और मैं आपको बताऊं तो ये ना दो डायफ्राम, जो पेल्विक डायफ्राम है ना, मतलब इसके अंदर दो, हमारे ये पेल्विस है, इसके अंदर दो डायफ्राम आते हैं, एक आता है यूरोजेनिटल डायफ्राम, एक पेल्विक डायफ्राम। अच्छा, ये जो है ना ये है यूरोजेनिटल डायफ्राम। यूरोजेनिटल डायफ्राम ये छोटा सा ट्रायंगुलर सा डायफ्राम है, ठीक है? ये इस्कियो प्यूबिक इस्कियो प्यूबिक रेमाई के दरमियान में, सही है? और ये एक्चुअली वो एरिया होता है जो यूरिथ्रा और जहाँ से वजाइना निकल रही होती है ना, ये वो ट्रायंगल होती है, ठीक है? इससे पीछे वाली उसको कहते हैं पेल्विक पेल्विक डायफ्राम। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अगर आप समझना चाहें तो ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है और ये है पेल्विक डायफ्राम, सही है? हम लोगों ने यही इधर ही अपनी ट्रायंगल्स बनाई थी ना, तो जो अपने पास यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर नीचे आता है वो यूरो जेनिटल डायफ्राम है और ये पीछे मस्कुलर सा पेल्विक डायफ्राम है। ये बात याद रखनी है। एक वो एक एक बात कहते हैं, लाइक अगर इसमें ना, अब ये है अपने पास वजाइना, सही है? अगर हम लोगों ने ना ड्यूरिंग डिलीवरी से पहले बाज़ हम लोगों को पुडेंडल नर्व ब्लॉक देना होता है ताकि पेन वगैरह खत्म की जा सके। जो पुडेंडल नर्व है ना, वो पुडेंडल नर्व, हम आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, ये ब्लॉक हमने देना कहाँ होता है? हम लोग ना स्केल स्पाइन्स को पल्पेट करते हैं और उसके लेवल पे देते हैं। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसलिए इन बातों पे इतना टाइम नहीं लगा रहा। ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक ये पुडेंडल नर्व की एक बात है, पुडेंडल नर्व देखिए यहाँ से पीछे से रन करती हुई आती है, सही है? और आप ये देखो, इस तस्वीर में या शायद आपको मुश्किल ही नजर आए, ये देखो, इसके अंदर ना ये स्केल स्पाइन के पास से गुजर के निकल रही है पुडेंडल नर्व, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको एक्चुअली ब्लॉक करते हैं, जो हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं। और ये अगर आप देखो तो यूरोजेनिटल जो डायफ्राम है, इसके अंदर करके ना ये एक नर्व जा रही है जो इस एरिया को सेंसरी सप्लाई दे रही है, ठीक है? ये पुडेंडल नर्व की ब्रांच है, सही है? इसमें आप देख सकते हो डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस जा रही है, पुडेंडल नर्व की ब्रांच है और ये सेंसरी सप्लाई भी देती है इस एरिया को। तो मतलब सेंसरी एरिया की सप्लाई इस जगह से पुडेंडल नर्व दे रही होती है सारे को ना। तो यही बात वो हमसे पूछता है कि यूरोजेनिटल डायफ्राम में अगर कोई नर्व डैमेज होती है तो सप्लाई लाइक कौन सी नर्व होती है? तो पुटेंडल नर्व डैमेज होगी। और बाज़ का क्यों पूछता है कि अगर पुटेंडल नर्व को हम लोग ब्लॉक करें तो यूरोजेनिटल डायफ्राम की सेंसरी सप्लाई खत्म हो जाएगी, ठीक है? कुछ एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं, जो रह गए होंगे वो हम देख लेंगे। आप देखें कि बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड बाय पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है? सुपीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जो है ब्लैडर का वो पेरिटोनियम कवर करती है, इंफीरियर और लैटरल सरफेस को नहीं करती। और प्रोस्टेट को और रेक्टम को जो डिफरेंस करता है वो डिनोन व्हीलर्स फेशिया होता है, रेक्टोप्रोस्टेटिक फेशिया भी इसे कहते हैं। नर्व सप्लाई जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनकी जो सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी वो आएगी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से, सुपीरियर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से। और जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आएगी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से आएगी। S2 S3 S4 इसकी इनर्वेशन होती है। और
ये ब्लैडर का बताया, ब्लैडर को सुपीरियर और इंफीरियर वेसिकल आर्टरीज जो कि इंटरनल आइलिक आर्टरीज की ब्रांचेस हैं वो ड्रेन करती हैं, उसमें वही सप्लाई करती हैं। फिर अपने पास आ गया कि सप्लाई ऑफ ब्लैडर, पेल्विक संप्लैंक्निक नर्व इसको पैरासिम्पैथेटिक देगी, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस इसको सिंपैथेटिक देगी। उसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहाँ से आएगी, पेल्विक संप्लैंक्निक नर्व से। यूरिनरी ब्लैडर को रेक्टम से डिनोन विलर्स फेशिया डिफरेंशिएट करता है, डिनोन विलर्स फेशिया। यूरिनरी ब्लैडर के इंफीरियर और लैटरल सरफेस पे पेरिटोनियम नहीं होती। यूरिनरी ब्लैडर को सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है। यूरोरेक्टल सेप्टम, अगर आपको याद हो एम्ब्रियो के अंदर हमने अभी देखा, वो रेक्टम और यूरोजेनिटल साइनस को अलग करता है, सही है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वो हमने पढ़ी थी कि ब्लैडर की, वैसे आपको मैंने पहले थोरैक्स में हम सारी बातें पढ़ के आए हैं, तो हमने कहा था ऊपर वाले से जाएगी एक्सटर्नल को, नीचे वाले हिस्से से प्रोस्टेट से और यूरिथ्रा वगैरह से इनको ये जाएगी इंटरनल आई लेग को। अगर यूरोजेनिटल ट्रायंगल में कोई नर्व लॉस हो तो वो पुडेंडल नर्व है। हम लोगों ने पुडेंडल नर्व का लैंडमार्क क्या है, स्कल स्पाइन। फीमेल में नेक ऑफ ब्लैडर कहाँ पड़ी होती है, यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर। मेल में भी नेक ऑफ ब्लैडर यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर पड़ी होती है। वजाइना कहाँ पड़ी होती है, यूरोजेनिटल डायफ्राम के मतलब अंदर से गुजर गुजर रही होती है। यूरोजेनिटल डायफ्राम लैटरली अटैच टू इस्क्योप्यूबिक रेमाई, हमने देखा इस्क्योप्यूबिक रेमाई थे, ठीक है, ये इस्कियम थी और ये प्यूबिस थी, और इसके बीच में ये अपने पास पड़ा हुआ था एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। जितने भी मोटर सप्लाई है अपने, जो भी आपके खुद के कंट्रोल में, पेल्विक डायफ्राम का जो भी एरिया आपके खुद के कंट्रोल में है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है या फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है या फिर आपका पेल्विक डायफ्राम के मसल्स हैं, वो सारे पुडेंडल नर्व सप्लाई करेगी। ये सोमैटिक नर्व है, सही है, ये मतलब मेजर है, मेजर से ही सिस्टम है पेल्विस के अंदर। हमने कहा जितनी पैरासिम्पैथेटिक है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी स्प्लैंक्निक, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से, S2 S3 S4। पुडेंडल नर्व की भी सेम नर्व रूट्स है, S2 S3 S4। हमने कहा जितनी सिंपैथेटिक आएगी वो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से आएगी। द पुडेंडल नर्व इज द मेन नर्व ऑफ पेरिनियम, और ये सेंसेशंस देती है, सेंसेशंस लेती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ बोथ सेक्सेस से, एनस के अराउंड से, पेरिनियम के अराउंड से। ये सारी सेंसिटिव सेंसेशन अभी हम लोगों ने आपको तस्वीर दिखाई, इसमें पुडेंडल नर्व आके किस तरह इतना ज्यादा मैशवर्क सा बना रही थी नर्व्स का ना, वो सारी सेंसिटिव सप्लाई दे रही थी, मोटर सप्लाई भी साथ में दे रही थी। अच्छा, जितने भी हमारे इन्वॉलंटरी कंट्रोल में, उन सबको यही सप्लाई करती है। अगर इसका डैमेज हो जाए जो कि चाइल्ड बर्थ के दौरान हो जाता है, तो उस वजह से बंदे का सेंसरी लॉस भी हो जाएगा पेरिनियम के अंदर। सेकेंडली उसको फीकल इनकॉन्टिनेंस भी होगी, उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होगी, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहेगा उसका पेशाब उसका, ठीक है। कौन सी नर्व हम टेम्परेली ब्लॉक कर सकते हैं स्कल स्पाइन पे, वो अपने पास है पेरिनेल नर्व। और हाइप, ये बाकी वैसे ही पढ़ा रहा है कि इंटरनल एनल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स फ्रॉम द हाइपोगैस्ट्रिक। सिंपैथेटिक सप्लाई जहाँ से भी आएगी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से ही आएगी। इंटरनल एनल स्फिंक्टर को हम लोग, इंटरनल एनल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसको सिंपैथेटिक सप्लाई आएगी, इसको सिंपैथेटिक आएगी या पैरासिम्पैथेटिक आएगी तो वो ये सप्लाई करेगा। पेल्विक डायफ्राम को पुडेंडल नर्व सप्लाई करेगी, हमारे कंट्रोल में होता है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, अगर आपको याद हो तो थाई में इधर सेफनस थी, सेफनस ओपनिंग थी, उसमें से हमें फेमरल आर्टरी नजर आ रही थी, और फेमरल आर्टरीज में से मैंने आपको दिखाया था कि सुपरफिशियल पुडेंडल भी आती है, डीप पुडेंडल भी आती है और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक भी आती है। वही इसने बात पूछी हुई है। अब वाई प्रेजेंटेड विद हेमोरेड्स, इंफीरियर रेक्टल वेन, जिस तरह इंफीरियर रेक्टल आर्टरी निकलती है इंटरनल पुडेंडल से, इसी तरह इंफीरियर रेक्टल वेन जाएगी इंटरनल पुडेंडल वेन के अंदर, इंफीरियर रेक्टल वेन जाएगी इंटरनल पुडेंडल वेन के अंदर। पुडेंडल नर्व रूट होता है S2 S3 S4। एपिड्यूरल ब्लॉक हमने दिया इसके स्पाइन के लेवल पे, तो पुडेंडल नर्व को हमने ब्लॉक किया। जेनिटल ट्रायंगल, यूरोजेनिटल ट्रायंगल का दूसरा नाम है, वहां पे कौन सी पुडेंडल नर्व अगर डैमेज होगी, ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन ऑफ स्क्रोटम, एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, जो ठीक है, एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी आके नाम से जाहिर है जो एक्सटर्नली चीजों को सप्लाई करेगी, तो वो ये वाली है। अच्छा, अगर कहते हैं पुडेंडल नर्व लाइज ऑन लेटरल साइड ऑफ स्क्योरेक्टल फोसा, पुडेंडल कैनाल के लेटरल पड़ी होती है, ये बात हमने देख लेनी है। स्फिंक्टर यूरिथ्रा इस सप्लाई, जो यूरिथ्रा का स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर उसे इंटरनल पुडेंडल नर्व सप्लाई करती है। लिवेटर एनाई
जो मसला है ये पेल्विक डायफ्राम का एक मसला है। अभी हम आगे जाके पेल्विक डायफ्राम में इन चीज़ों को देखेंगे। इसको ये हमारे कंट्रोल में है, इसको पिनेडल नर्व सप्लाई करती है। वुल्वा को आपको पता है, वुल्वा में सेंसेशंस जो है वो पिनेडल नर्व लेके जाती है। उसके अलावा नर्व सप्लाई ऑफ एनल कैनाल, ये भी पिनेडल नर्व है। एनल कैनाल की जो बाहर ठीक है, और एनस की भी पिनेडल नर्व है। सप्लाई ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल को हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कर सकता है। इसका स्पाइन में पिनेडल नर्व को ब्लॉक करेंगे। यूरोजेनिटल ट्रायंगल में अगर सेंसेशंस लॉस हो जाएं तो कौन सी नर्व को ब्लॉक किया? पिनेडल नर्व को ब्लॉक किया। एक बंदा 7 फीट की हाइट से गिरा है, अब उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उसका S2 S3 S4 डैमेज हो गया है, इसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया है। इसके ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं न्यूरोलॉजी में। इफ एफरेंट सप्लाई ऑफ ब्लैडर इज डैमेज then it will cause which of the following urinary incontinence। सही है। अगर एफरेंट मतलब एफरेंट सेंसरी सप्लाई जब चली जाएगी तो फिर जब सेंसरी चली जाएगी तो बाकी के होने का फायदा नहीं। आपको पता नहीं चलेगा कब आपको ब्लैडर फुल हो गया है, कब आपको ब्लैडर एम्प्टी है। तो वो फिर जब सेंसरी ही नहीं आएगी तो फिर वो बाकियों का फायदा नहीं है। तो वो एज ए रिजल्ट यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, ऑटोनोमिक ब्लैडर हो जाएगा। फिलहाल यहीं तक।